गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आईएमईटी का कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मोटिवेशन। और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मोटिवेशन कौन कौन से होते हैं हमारे? फैक्टर्स दैट मोटिवेट ह्यूमंस टू वर्क ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। वो फैक्टर्स जो मोटिवेट करते हैं ह्यूमंस को जिस राह पे वो चलते हैं प्रोग्रेस की। अब कौन से हमारे पहला पार्ट है अचीवमेंट। अचीवमेंट्स में अ पर्सन सेटिस्फैक्शन ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग हिज जॉब एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम इज हिज ओन पर्सनल अचीवमेंट। अब कोई भी पर्सन है, एम्प्लॉय है, उसको सेटिस्फैक्शन होता है जब वो अपना काम सक्सेसफुली काम कर लेता है और सॉल्व कर लेता है प्रॉब्लम को जो उसके पर्सनल अचीवमेंट में आती है, पर्सनल अचीवमेंट के द्वारा, विदाउट एनी टेकिंग एनी हेल्प अदर पर्सन। तो दैट इज़ कॉल्ड अचीवमेंट। उसको एक अचीवमेंट प्राप्त होता है इस तरह से। देन आता है एडवांस्ड, अचीव प्रमोशन फॉर हाई लेवल जॉब्स। वो अचीव करता है प्रमोशन होने के लिए हाई लेवल जॉब्स में अचीव करे। देन आता है ग्रोथ, लर्निंग न्यू स्किल्स विच विल पेव द वे फॉर प्रोग्रेस एंड सक्सेस। अब ग्रोथ में क्या है, उसको नई नई स्किल सीखनी पड़ेगी तभी उसकी ग्रोथ होगी। विच विल पेव द वे फॉर प्रोग्रेस, वो उसकी राह में आगे बढ़ने के काम में आएगी जिसमें वो सक्सेस होगा आगे और प्रोग्रेस अच्छी होगी उसकी आगे भविष्य में। रिकॉग्निशन, द टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ फॉर डूइंग द जॉब वेल। आपको ये भी रिकग्नाइज करना चाहिए, पहचान करनी चाहिए कि आप अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक नाम कमाइए जिसमें कि आपको ये पता चले कि आपने जो काम किया है बहुत अच्छे से किया है। दैट इज़ कॉल्ड रिकग्निशन, पहचान होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, टू एक्सरसाइज द ऑब्लिगेशन एंड अथॉरिटी रिलेटेड टू योर जॉब। आपको ऑब्लिगेशन अथॉरिटी रिलेटेड रिगार्डिंग आपको जॉब में ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए। हर दिन आपको ये देखना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करें जिससे कि आपका हायर लेवल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको प्रमोट करें आगे। वर्क, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स रिलेटेड टू वर्क इंकरेज और फ्रस्ट्रेट द वर्कर। अब वर्क भी जो होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर भी वो करते हैं, आपको फैक्टर्स आते हैं जिसमें आपको इंकरेज करता है या फिर आपको नेगेटिव, अगर ये है कि आपको नेगेटिव या कोई वर्क अच्छे से नहीं हो पाता तो वहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेट भी होता है वर्कर को। फैक्टर्स कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन इन ह्यूमंस। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि आपका डिससेटिस्फैक्शन इंसानों में आता है, इंसान जो एम्प्लॉइज में आता है। कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आइडियाज़ अबाउट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फ्लॉज। जो आइडियाज़ हैं किए गए हैं कंपनी के द्वारा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में आपको अगर अच्छा नहीं लगा कोई उसको उनका आइडिया वगैरह तो आपको ये डिससेटिस्फैक्शन एक आ सकता है इसमें। जॉब सिक्योरिटी, अब जॉब सिक्योरिटी भी आपका आता है इनडेफिनिट ड्यूरेशन ऑफ जॉब। आपकी डेफिनेट टाइम नहीं है जॉब का ड्यूरेशन, वो भी जॉब सिक्योरिटी के लिए रहता है। स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है कंपनी में रनिंग जो चल रही है आपकी, तो वहाँ भी आपकी जॉब सिक्योरिटी का है डिससेटिस्फैक्शन या आप कह दो जॉब सिक्योरिटी इलेस रहती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद योर सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ एंड पार्टनर एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी। आपको रिलेशन भी सुपरवाइजर के साथ रखने पड़ते हैं और आपको जो सबऑर्डिनेट हैं एम्प्लॉय उनको भी आपको रिलेशंस अच्छे रखने पड़ते हैं। सैलरी, पे एंड इंसेंटिव अलाउंसेस, पे जो आपको सैलरी वहाँ से मिल रही है और आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो आपको सेटिस्फाई करती है कि नहीं, ये भी आपके ह्यूमन इफेक्ट पे डिपेंड करती है कि आप सेटिस्फाई हो कि नहीं आप सैलरी पे। ये भी डिससेटिस्फैक्शन का एक इशू हो सकता है। स्टेटस, साइज ऑफ ऑफिस, प्राइवेट सेक्रेटरी। अब स्टेटस भी मेंटेन करना होता है, हर एम्प्लॉय की इच्छा होती है कि मेरे पास अच्छा ऑफिस हो, प्राइवेट सेक्रेटरी हो, एयर कंडीशन एक्सेट्रा, ऑफिस अच्छा हो, ये सब चीज़ों का होता है। ये भी एक डिससेटिस्फैक्शन का आता है जो ह्यूमन नेचर है। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट स्टेटस ऑफ द पर्सन, जैसी पोस्ट है उस हिसाब से अगर उसको स्टेटस नहीं प्राप्त होता है तो वो भी डिससेटिस्फैक्शन का एक कॉज हो सकता है। सुपरविजन, जनरल एंड टेक्निकल एबिलिटी टू सुपरवाइज। अब जनरल एंड टेक्निकल एबिलिटी टू सुपरवाइज, उसको भी आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। जनरली जो आइटम आते हैं वो भी टेक्निकल एबिलिटी के हिसाब से आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। वर्किंग कंडीशन, द फिजिकल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू द जॉब। जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, आप जो काम कर रहे हैं वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी एक कॉज हो सकता है आपका डिससेटिस्फैक्शन के लिए। देन आता है मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग मोटिवेशन,
कौन कौन से मेथड हैं जिसमें आप मोटिवेट हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, जरिए हैं जिसके द्वारा आप मोटिवेट होंगे। फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन टेक्निक, कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें आप मोटिवेट हो सकते हो। वन शुड अप्रिशिएट द गुड वर्क ऑफ द वर्कर, अगर वर्कर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट हो अपने काम के प्रति। सबऑर्डिनेट वर्कर शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल पर्सन एंड टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन देम, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वर्कर, वो भी ट्रीट करें एज अ सिंगल पर्सन की तरह, कि आपके सिंगल पर्सन टेक पर्सनल इंटरेस्ट, अपने काम में वो इंटरेस्ट भी लें। फिर एम्प्लॉयज़ शुड बी इंकरेज्ड टू डेवलप अ हेल्दी ट्रेडिशन ऑफ कंपटीशन, एम्प्लॉयज़ को भी इंकरेज करना चाहिए अपने ट्रेडिशन के काम के हिसाब से, जैसा वो कंपटीशन चल रहा है इस समय, उसको मोटिवेट करने के लिए। ये सब हेल्दी ट्रेडिशन भी आपके काम में आते हैं कंपटीशन में, आपको बताने के लिए। कंपटीशन आपके बहुत हैं इस समय मार्केट में, तो उन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉय शुड डेवलप वेज इन विच दे फील प्राउड, एम्प्लॉयज़ को इस तरह से डेवलप करना चाहिए जिसमें वो प्राउड महसूस करें अपने काम के लिए, एट देयर वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस पर। इस तरह से आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 11 पॉइंट देखते हैं ऐसे। गुड वर्किंग कंडीशन शुड बी प्रोमोटेड, जो अच्छी कंडीशन पर वर्क कर रहे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो मोटिवेट हों। मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी मेड क्लीन, टाइडी एंड इफेक्टिव, मैनेजमेंट पॉलिसी भी आपकी क्लीन, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, जिससे कि आपके वर्कर्स इंकरेज हों और मोटिवेट हों। देन आता है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव इज एन इंड्यूसमेंट और रिवार्ड, एक इंसेंटिव जो होता है आपका रिवार्ड टाइप का होता है, जिसमें कि वर्कर फॉर इज एफिशिएंसी एंड हार्ड वर्क, वो अपनी जो एफिशिएंसी लगा रहे हैं अपने काम के लिए, हार्ड वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ इंसेंटिव। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, इंसेंटिव स्कीम में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट अंडर विच द अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द output of an acceptable quality and over the above standard laid down by means of predetermined formula। अब इसमें क्या है कि आपको जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, वो आपके जो काम कर रहे हैं उसका तो वेजेस उसको डेली की मंथली मिलते ही हैं, लेकिन अगर इंसेंटिव वो चीज़ होती है जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, उस सैलरी के अलावा आपको अलग से पेमेंट हो, तो दैट इज़ कॉल्ड इंसेंटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेंटिव, अब इंसेंटिव की क्लासिफिकेशन की बात करूँ मैं, आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, नेचर पे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब ब्रीफली मैं इनके सबको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंसेंटिव क्या होते हैं हमारे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर वर्कर इन एक्सचेंज फॉर स्पेसिफिक वर्क बाय हिम पर्सनली। इनडायरेक्ट इंसेंटिव वो कहे जाते हैं वो जिसमें किसी एक पर्टिकुलर वर्कर को उसके काम के प्रति स्पेसिफिक पर्सन उसको कुछ प्रोवाइड किया जाए, इनडायरेक्ट वर्किंग एक्सचेंज, उसके एक्सचेंज में। इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, इनडायरेक्ट इंसेंटिव जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्कर को दिया जाता है, हु हैव डन सम स्पेसिफिक वर्क टुगेदर, जिनने ग्रुप में काम करके अच्छे से काम किया है, उनका इंसेंटिव इनडायरेक्ट रूप में कहा जाता है। देन आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर द फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स, फाइनेंशियली हेल्प की जाती है जिसमें वर्कर को दिया जाता है इन एडिशन टू देयर रेगुलर वेजेस। एडिशनल में आपके रेगुलर वेजेस तो हैं ही आपके, उसके साथ कुछ अलग से फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। फाइनेंशियल इंसेंटिव आर एज फॉलोज, बोनस के तौर पर दिया जा सकता है या प्रॉफिट शेयरिंग में आपको इंसेंटिव दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। बोनस आपका मंथली या ईयरली वगैरह वो बोनस लगा सकते हो। प्रॉफिट शेयरिंग में आपका जितना भी बिजनेस में पार्टनरशिप वो प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर शेयरिंग में आपको वो फाइनेंशियली इंसेंटिव अलग से दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारे कौन से आते हैं? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इंक्लूड फॉलोइंग बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स हैं। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, सेटिस्फैक्शन रहेगा, चांसेस ऑफ प्रमोशन के आपके बहुत रहेंगे। हेल्दी एंड गुड वर्किंग कंडीशन एंड वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, आपका वर्क प्लेस इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा और बहुत अच्छी कंडीशंस होंगी जहां आपको ऑफिस वगैरह मिलेगा, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसमें कि आपको बोनस या प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं किया था, लेकिन आपको सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। सपोर्ट एंड गाइडेंस
रिसीव्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट सिस्टम, आपको सपोर्ट भी मिले, गाइडेंस भी मिले, रिसीव किसके द्वारा, मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। पर्सन ओन्स आइडेंटिटी, उसकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, पहचान होगी वहाँ पे। एंड ऑनर इन इंडस्ट्री सिस्टम, उसका सम्मान होगा इंडस्ट्री स्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल में नहीं आएगा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के रूप में आता है। देन आता है सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव। सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव इंक्लूड फॉलोइंग बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है हमारा, टू प्रोवाइड फूड, इंटरटेनमेंट एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज़। अब इसमें सेमी में क्या है आपका, फूड एंटरटेनमेंट कर दिया, उनको खाने की आपको दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी दे दी एम्प्लॉयज़ को एट अफोर्डेबल रेट्स, बहुत अफोर्डेबल रेट्स में दिया गया। एंड टू गेट गुड एंड अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, और वो एजुकेशन आपके एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन भी बहुत अफोर्डेबल रेट्स में करा देती हैं कंपनियाँ। सेकेंड पार्ट आता है टू प्रोवाइड पेंशन फैसिलिटी एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स थ्रू द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसको कहते हैं, एंड प्लान दिया रिटायरमेंट। अब इसमें भी सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव के टाइप में ये भी अच्छी चीज़ है कि जिसमें कि आपको फाइनेंशियली हेल्प ना होके, लेकिन इनडायरेक्ट में वो आपका बेनिफिट कर देते हैं। कैसे, आपको आगे जाके पेंशन बना देते हैं, या फिर आपको पीएफ कटता है हर महीने, प्रोविडेंट फंड, जो आपको जब आपकी जॉब खत्म हो उसके बाद आपको पीएफ का सारा पैसा मिल जाएगा रिटायरमेंट पे। ऐसी कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करें हम, the economic and social status of any worker according to his total income, his social and religious responsibilities, respects, honor, prestige, but above all the attraction of wealth is more। आपकी कंपेरिजन करें फाइनेंशियल इन सब चीज़ों के, आपको ये सब चीज़ों में हेल्प तो हो जाएगी, इनकम मिल जाएगी, रिलीजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट, ऑनर, ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। लेकिन अट्रैक्ट उसकी बात किया है मेन, तो आपकी वेल्थ, आपका शरीर जरूरी इंपॉर्टेंट है। आपकी प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना आए, हेल्थ इज़ वेल्थ जो कहते हैं ना, तो वही आपकी वो है सबसे ज़्यादा। तो इनडायरेक्ट वे में कहा है कि आपको ये इन सब चीज़ों से अट्रैक्शन होने से भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट, ऑनर मिलता है। तो आपको ये सबसे बड़ी पावर कह लो जो आपको मिल रही है, जो बेनिफिट में है। दिस सिचुएशन इज़ डिफरेंट फॉर वर्कर्स एंड ऑफिसर्स, ये सिचुएशन वर्कर्स एंड ऑफिसर्स के लिए अलग होती है। अब such situation of laborer that it is not able to fulfill even the minimum, इस टाइप की आपकी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है, हर एक की अलग अलग होती है, हिमसेल्फ एंड इज डिपेंडेंट, मनी इज मोर इंपॉर्टेंट। अब उसके में केस में मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके लिए। ऑन द अदर हैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इज लेस। अगर दूसरी तरफ बात करें हम, तो मनी की अहमियत कम होती है फॉर हाई पेड ऑफिसर, जिनको हाई पेड सैलरी मिल रही है उनके लिए ये मनी की इंपॉर्टेंस नहीं, ऑफ देयर इनकम गोज टू इनकम टैक्स एंड इवन आफ्टर दैट, इनकम टैक्स में भी आती है उसके बाद भी। दे कंप्लीट ऑल कंफर्ट्स ऑफ देयर ओन, वो अपने सारे लाइफ की जितनी भी कंफर्ट्स चाहिए हैं वो अपने आप ले सकते हैं। एंड देयर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए। मनी इज़ लेस अट्रैक्टिव टू देम, अब ऐसे लोगों के लिए मनी लेस अट्रैक्टिव होगी क्योंकि वो ऑलरेडी हाई पैकेज पे, हाई सैलरी पे हैं। दे आर अट्रैक्टेड टू फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ मोर, वो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ चाहते हैं जो मनी से रिलेटेड ना हो, उनको फाइनेंशियल फैसिलिटी, जैसे कि आपको एनवायरनमेंट मिल जाए, गुड एनवायरनमेंट मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, सेटिस्फेक्शन हो जॉब का, ये सारी आपकी चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी हाई सैलरी होती है। देन हमारा टॉपिक आता है पे, प्रमोशन, रिवार्ड्स। अब तीनों को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पे क्या होता है, पे इज पेड एज अ फिक्स टाइम एंड इन अ फिक्स करेंसी। पे जो होती है वो एक फिक्स टाइम में दी जाती है और फिक्स करेंसी के रूप में दी जाती है। द पे फॉर सच वर्क इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल्स मेरिट एंड एक्सपीरियंस। जो पे होती है वो इंडिविजुअल के रूप में मिलती है, किसी एक को ग्रुप में नहीं मिलेगी उसमें, और उसकी मेरिट और एक्सपीरियंस, अनुभव के हिसाब से उसको पे मिली जाएगी, जिसको हम सैलरी बोलते हैं। इन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज सैलरीज एंड आर डिटरमाइंड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द ओनर एंड द एम्प्लॉय। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सैलरी जो होती है वो की आती है, आपकी डिटरमाइन की जाती है कैसे, म्यूचुअल एग्रीमेंट में, आपसी सहमति से, जिसमें कि मालिक और एम्प्लॉय के बीच में ये सब चीज़ें होती हैं, तब वो सैलरी डिसाइड की जाती है। द इंक्रीमेंट ऑफ पे डिपेंड्स ऑन द वर्क, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉय। अब ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि वो सैलरी उसकी कितनी होगी। इंक्रीमेंट अगर होना है भविष्य में तो किस तरह से होगा कि वर्क कैसा कर रहा है, हार्ड वर्क है, ऑनेस्टी है, या ऑफ द एम्प्लॉय का, वो एम्प्लॉय किस तरह से काम कर रहा है ईमानदारी से। देन आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन में क्या है, अवार्डिंग प्रमोशन, एम्प्लॉय बिकम्स मोटिवेटेड एंड अ पोस्ट फॉर मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिवन टू देम। उसको प्रमोट किया है, मतलब उसको
पोस्ट आगे बढ़ा दिया है, ऊपर हाई लेवल पे लिया है, एम्प्लॉय बिकम्स मोर मोटिवेटेड, एम्प्लॉय के लिए ये ज़्यादा मोटिवेटेड होती है, द पोस्ट ऑफ मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू गिवन टू हिम, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जो पोस्ट उनको हाई लेवल पे मिली है उनके लिए। इन अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉय इज प्रोमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें, वो प्रमोट होता है उसकी परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी, दीज आर द मेन प्रमोशन इंक्रीमेंटेड, जिसमें इंक्रीमेंट किया जाता है इन सब चीज़ों परफॉर्मेंस पे। ही इज़ गिवन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स एंड हिज वर्क प्लेस एक्सपेंड, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उसको पावर राइट्स ज़्यादा मिल जाते हैं जिसमें वो डिसीजन ले सके सेल्फ। पब्लिक सेक्टर में बात करूँ अगर मैं प्रमोशन की, तो पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर द एम्प्लॉय इज प्रोमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज सर्विस पीरियड एंड सीनियरिटी। अब पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे आपका प्रमोशन किस आधार पर होता है, उसकी सर्विस पीरियड पर कितना टाइम उसको बीत दिया है और सीनियरिटी के आधार से, भले ही उसको एक्सपीरियंस उतना ना हो, भले ही उसको टेक्निकली नॉलेज या ऑनेस्टी ये सब चीज़ें ना हो, प्राइवेट में ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। देयर इज़ नॉट मच, वही बात आती है लास्ट में, देयर इज़ नॉट मच कंसिडरेशन द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे ये कंसिडरेट नहीं किया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कैसी है, तो उसका प्रमोशन हो जाएगा सीनियरिटी के हिसाब से, जैसे जैसे उसका टाइम ड्यूरेशन चला है जो जॉब के दौरान। परफॉर्मेंस इज नॉट गिवन इन द प्रमोशन फॉर हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड एम्प्लॉय। यहाँ पर परफॉर्मेंस आपकी क्वालिफिकेशन या स्किल्ड एम्प्लॉय के हिसाब से नहीं होता है, यहाँ पे आपका क्लास वाइज प्रमोशन इज गिवन प्रेफरेंस अमंग एम्प्लॉय सच एज शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, अदर ओबीसी, इन कास्टों के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से भी उनका प्रमोशन जल्दी से जल्दी होता है, तो उसी हिसाब से वो बनाया गया शेड्यूल। तो जिनको एम्प्लॉयज़ आर प्रोमोटेड एज पर क्लास वाइज रिजर्वेशन, जैसा उनको रिजर्वेशन मिला उस हिसाब से वो उनका प्रमोशन होता है। रिवार्ड्स की बात करें, रिवार्ड्स में थर्ड पॉइंट है टू गिव समथिंग टू समवन इन रिकग्निशन ऑफ देयर सर्विस, जिसमें कि किसी को कुछ दिया जाए उसका पहचान के लिए, जो उसने सर्विस की है, एफर्ट्स और अचीवमेंट अपने सर्विस के दौरान उसको दिया है, रिवार्ड्स। अब रिवार्ड्स की बात, द रिवार्ड्स गिवन इन द इंडस्ट्री आर बोथ इंडिविजुअल और कलेक्टिव, इंडिविजुअली दिया था, कलेक्टिव में दिया था। इंडिविजुअल रिवार्ड्स आर गिवन टू अ सिंगल इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिवार्ड्स आर गिवन टू अ ग्रुप। कलेक्टिव रिवार्ड्स जो है ग्रुप में दिया था और आपका सिंगल में दिया था, इंडिविजुअल में जो सिंगल होता है आपका एम्प्लॉय। रिवार्ड्स कैन हैव मैनी फॉर्म्स सच एज बेनिफिट्स, पर्सनल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल, ये सारे एक्सेट्रा, ये सब आपके होते हैं। इसमें आपके इंडस्ट्रियल, अब मेजर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवार्ड्स की बात करें तो हमारे कौन कौन से होते हैं, एप्रिशिएटिव बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिशिएशन, एक्सेप्टेंस बाय ग्रुप, काइंडनेस, रेस्पेक्टफुल, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन आपके आते हैं उसके बाद मनी एंड मटेरियल, वेजेस पेड एंड इंक्रीज इन वेजेस, बोनस, अवार्ड, मनी, इस तरह से आपके ये, तो इन सब तरीके से हर एम्प्लॉय की अपनी एक पहचान हो जाती है जिसमें कि उसको रिवार्ड टाइप का मिलता है। मनी मिल गई, मटेरियल, वेजेस पेड एंड इंक्रीज वेजेस की जो मंथली सैलरी है वो बढ़ गई है या बोनस दे दिया, अवार्ड दे दिया। प्रिविलेज एंड परक्यूसाइट्स, प्रिविलेज मतलब उसको अति महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण इंसान बना दिया जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, और वहाँ पे अलग केबिन होगा, स्पेशली सच एज हॉलीडे लीव मिल गई, पर्सनल लीव मिल गई, मेडिकल लीव मिल गई, अर्न लीव, इस तरह से बेनिफिट सच एज पेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल रीइंबर्समेंट, ये सारी फैसिलिटीज़ मिल गई, ये उसमें आती है प्रिविलेज, जिसको अति महत्वपूर्ण बंदा बन जाता है, एम्प्लॉय हो जाता है। फिजिकल कंफर्ट, फैसिलिटीज़, देन फ्रीडम, फ्रीडम में आपको चॉइस ऑफ वर्क, आपको जो काम करना है वो कर सकते हो, ये भी एक आपका अवार्ड रिवार्ड है, जिसमें कि मिनिमम सुपरविजन, एजुकेट, एनलार्जमेंट ऑफ फंक्शंस, टेन्योर, एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, टेन्योर आपकी जॉब जो है कंटिन्यूस रहेगी जब तक आप करना चाहेंगे, पर्सनल एडवांसमेंट, प्रमोशन ऑफ स्टेटस और पोस्ट, आपके ये सब चीज़ें। तो इस तरह से आपके रिवार्ड्स बहुत सारे होते हैं, 10 तरह के। जनरल सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप, ऑनरेबल वर्क, आपका सम्मानीय काम मिलेगा, हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन, आप बहुत हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन होंगे जिसको बोला जाता है प्रिविलेज, आपको अति महत्वपूर्ण वैल्यू मिली है वहाँ पे, तो आपको एक अलग ही प्रिविलेज वहाँ पे मिलता है रिवार्ड के रूप में। देन आता है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब देन आपका आता है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब एनरिचमेंट। जॉब सेटिस्फैक्शन में क्या कंसेप्ट डेफिनेशन की बात करूँ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन, देयर एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज कॉल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डिपेंड करता है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसका एटीट्यूड, जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स
पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितना उसके लिए वो सेटिस्फाई हो, मतलब सेटिस्फेक्शन काम कर रहा है अपने रिकॉर्डिंग जॉब के लिए। तो ये सब चीज़ें आपके जॉब सेटिस्फेक्शन होता है कि एम्प्लॉय भी उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना सेटिस्फाई है रिगार्डिंग अपने वर्क के लिए, वर्क को देखते हुए। अब जॉब सेटिस्फेक्शन की एक डेफिनेशन और हम देखें अगर, तो ये भी आती है, जॉब सेटिस्फेक्शन इज डिफाइंड एज अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। और आपको फीलिंग फुलफिलमेंट, आपकी जो इच्छाएं वो सारी हो जाए, या इन्जॉयमेंट, आप इन्जॉय करो, दैट अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम देयर जॉब, जो वहाँ पे जॉब कर रहे हो आप उसमें इन्जॉयमेंट करो, दैट इज कॉल्ड अ जॉब सेटिस्फेक्शन। सोर्सेज ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, अब सोर्सेज कौन कौन से हैं जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको? फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन इन अ पर्सन कम्स फ्रॉम सोर्सेज, कुछ सोर्सेज से आते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए जिनमें पर्सन्स को मिलता है जॉब सेटिस्फेक्शन। वो कौन से हैं? मेंटली चैलेंजिंग वर्क, इक्विटेबल रिवार्ड्स, मेंटली आपको जो काम किया गया है चैलेंजिंग वर्क वो आप अच्छे से कर लें, इक्विटेबल रिवार्ड्स मिलते हैं। सपोर्टिव वर्किंग कंडीशन, आपको आपके हिसाब से सपोर्टिव वर्किंग कंडीशंस हाँ हैं, सपोर्टिव कलीग्स हों आपके, जो आपके सहपाठी हैं वो आपके सपोर्टिव होनी चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो आपको जॉब फिट करे, आपको जिस तरह से आपका टेक्निकली हो आप स्ट्रॉन्ग, उस हिसाब को आपको पर्सनैलिटी आपकी जॉब फिट हो, ठीक है। फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, विशेषता क्या है जॉब सेटिस्फेक्शन की हमारी? द फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स द जॉब वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जो हमारी फीलिंग होती है सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन की, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टिंग अ जॉब चैलेंज, वहाँ पे आपको कोई फीलिंग होनी चाहिए जो आपको जॉब एक्सेप्ट कर सको, इस तरह की। हाउ मच इज द एम्प्लॉइज इंटरेस्ट इन वर्क, अब जो एम्प्लॉय है उसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है अपने वर्क में। फिजिकल एक्टिविटीज दैट आर डिजायर टू बी परफॉर्म, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आपकी होनी चाहिए कभी कभार जिसमें कि वो परफॉर्म कर सके अपनी कुछ चीज़ें अच्छी और उसका सेटिस्फेक्शन हो थोड़ा अच्छा। वर्किंग कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर्स, आपका वर्किंग कंडीशन भी, या टेम्परेचर वहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, तो इससे भी आपकी सेटिस्फेक्शन आपको प्राप्त होता है। अब नीचे आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम में जो चार्ट बना हुआ है टेबल का, इसमें दिखा रहे हैं इफेक्ट्स पड़ता है किस किस वेरियस वर्क फैक्टर्स में, और जॉब सेटिस्फेक्शन, अलग अलग जॉब सेटिस्फेक्शन होता है और अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा और कब नहीं। तो वर्क फैक्टर में अगर बात करूँ, वर्क इटसेल्फ, आपको खुद ही काम करना है तो यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? खुद ही वर्क इटसेल्फ। ब्रेन चैलेंजिंग टास्क होता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल पर्सन कैन कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, इंडिविजुअल किसी एक बंदे को ही अपना पूरा काम करना पड़ेगा सेटिस्फैक्टरीली। देन आता है फिजिकल डिमांड, फिजिकल डिमांड फिजिकली आपको वर्क ज़्यादा करना पड़े, ठीक है, एम्प्लॉय को, तो वो वहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा? टायरिंग एंड कॉम्प्लेक्स वर्क डज नॉट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, अब थकान देने वाला और कॉम्प्लेक्स काम जो आपको मिल जाएगा उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। पर्सनल इंटरेस्ट, आपको पर्सनल इंटरेस्ट, आप पर्सन हु फील्स गुड वाइल परफॉर्मिंग अ टास्क प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, आप पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि आपको पर्सनल इंटरेस्ट है किसी काम में और आप उसको काम कर रहे हो तो वो टास्क आप अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री कर पाएंगे। रिवार्ड स्ट्रक्चर की बात करें, रिवार्ड स्ट्रक्चर, रिवार्ड गिवन विच इज इक्विवेलेंट टू द वर्क कंप्लीटेड एंड इट्स पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रिवार्ड अगर मिल रहा है तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। देन आता है फिजिकल फिफ्थ पॉइंट, सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द मैच बिटवीन वर्किंग कंडीशन एंड फिजिकल नीड। अब यहाँ पे फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे इफेक्ट आपका ये डालेगा कि आपका सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब आपका वो जो वर्किंग है कंडीशन वो आपके फिजिकल नीड के हिसाब से है, ठीक है, तब आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। गोल अटेनमेंट, द वर्किंग कंडीशन दैट अचीव द टारगेट आर सेटिस्फाइड, जो आपको वर्किंग कंडीशन में जो आपको अचीव करने के लिए टारगेट दिया गया वो सेटिस्फैक्ट्री हो आपके हिसाब से, तो वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। देन आता है टॉपिक जॉब इनरिचमेंट। वर्क इनरिचमेंट मीन्स इंक्रीजिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉय, वर्क मतलब वर्किंग एम्प्लॉयज़ का वर्किंग टाइम बढ़ा दिया है, वर्क कार्य बढ़ा दिया है, इंक्रीजिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दिया है, एंड मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी, उनके अकाउंट्स भी मेंटेन किया जाए। जॉब एनरिचमेंट इज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट दैट इन्वॉल्व्स redesigning jobs so that they are more challenging to the employees and have less repetitive work। अब इसमें क्या है आपका जॉब मैनेजमेंट में क्या है, आपका जो रिपीटेड वर्क है बार बार करना पड़ा उसको कम से कम करना पड़े एम्प्लॉय को,
वो ज़्यादा फिर बेटर होगा उनके लिए, और वो रीडिज़ाइन करे किसी भी काम को और वो आपका परफॉर्म करे आगे वर्किंग में, और उसमें आपकी जो आपके हाई लेवल के जो हैं वो लोग आपके रिवार्ड दें उसको। द प्रिंसिपल ऑफ वर्क इनरिचमेंट विच आर स्टेटेड फिलोसफर हैजर्ड आर एस फॉलोज, कौन कौन से हैं? इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्सनस ओन एक्शन, उसमें इंक्रीज करो अकाउंटेबिलिटी पर्सन की ओन एक्शन पे अपने जो काम किया है, दस इंक्रीजिंग हिज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इससे उसका सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और वो सेपरेट आइडेंटिटी उसकी पहचान होगी वहाँ पर। reduce some of the controls of person's obligation but keep his accountability intact। अब क्या उनका कंट्रोल्स जो है पर्सनस ऑब्लिगेशन बहुत सारे अपने लोअर लेवल पे, तो उनका थोड़ा काम भार कम हो जाए हाई लेवल के जो है, तो जिससे कि उनकी अकाउंटेबिलिटी इंटैक्ट में रहेगी, दस प्रोमोटिंग इज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल अचीवमेंट, जिससे कि वो और अच्छा प्रमोट कर सकेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने और पर्सनल अचीवमेंट प्राप्त करेगा। असाइनिंग फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू वन टास्क, किसी एक टास्क के लिए एक आदमी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए जिससे कि वो काम अपना अच्छा से कर सके। टू इंक्रीज देयर एक्टिविटीज़ बाय गिविंग एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू सच एम्प्लॉयज़, अब उनको एक्टिविटीज़ भी अलग अलग देनी चाहिए, एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सके। नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस देखेंगे।